अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है एक ही प्लेटफॉर्म से आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आपके पास पेपर के तमाम सॉल्यूशंस सर, इवन क्विजेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, दैट इज www.btuitions.com, और वहां जाके फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को फ्री डाउनलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 4, दैट इज बैंक अकाउंट्स, जिसका लेक्चर 1 जो है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि टाइप्स बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे फौरन से पहले जाके देख लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपके लिए समझना ईजी हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती भी रहें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन विदाउट एनी हेजिटेशन करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम आपके साथ जो है अपनी फाइल शेयर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम आपको समझाएंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा समझना। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जिस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वो होगा हमारा लेक्चर 2, एंड दैट इज हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। कि जब भी आप बैंक जाएंगे, आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर से आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हम आज उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जो है आपको पता चल गया कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट खुलवाना है, या क्योंकि मेरे पास सेविंग्स होती है, मेरे पास सैलरी होती है, या मैंने कुछ पॉकेट मनी होती है, मैंने वो जमा करवाने के लिए बैंक जाना है। आप बैंक गए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है पहली चीज आएगी वो होगा सिलेक्शन ऑफ बैंक एंड टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट, कि आपने कौन से बैंक जाना है। सबसे पहले कि वो कौन सा बैंक है जो कि जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, या आपके ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा उन्हीं बैंक अकाउंट्स में अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं जो कि उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले या उनके फ्रेंड्स, मतलब कि वो हमेशा किसी के वर्ड ऑफ माउथ पे जाते हैं, ठीक है, या उनकी फैमिली के अगर वहां पे अकाउंट है तो वो वहां जाके अपने अकाउंट ओपन कराते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, या अगर जो एक एम्प्लॉयी है तो वो वहाँ अपना बैंक अकाउंट वहाँ ओपन कराता है कि जहाँ पर उसकी सैलरी आनी होती है। मतलब अगर अगर आपके बैंक जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं और आपके जॉब करने वाले जो हैं उनका अकाउंट जो है वो अल हबीब का है, बैंक अल हबीब का, और वो जो आपको कहते हैं कि अल हबीब बैंक अल हबीब में सारे स्टूडेंट्स या ये सारे एम्प्लॉइज जो है वो अपना बैंक ओपन करवा लें, क्योंकि हमारी पेमेंट जो है डायरेक्ट आपके अल हबीब बैंक में आ जाएगी। तो वो सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है वो बैंक अल हबीब में जाके अपना बैंक ओपन करवा लेते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे बैंक ओपन कराना है, अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, अपने सुकून के मुताबिक, अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक। कि अगर आप जो है वो अगर अपने घर के पास बनवा रहे हैं, अगर आपके घर के नीचे कोई ब्रांच है, फैसल बैंक की ब्रांच है या एचबीएल की बैंक ब्रांच है, तो आप कोशिश करेंगे कि उन दोनों में से कोई एक बैंक चूज़ करें। दोनों जगह जाएँगे और दोनों जगह जो आपको समझ में आएगा, वहाँ जाके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेंगे। ठीक है? ब्रांच भी मैटर करती है कि अगर आप गुलशन में रहते हैं, डीएचए में रहते हैं, नाज़िमाबाद में रहते हैं, तो आपके करीब जो ब्रांच होगी, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट खुलवाएँगे। फिर दूसरी चीज़ कि आप वहाँ जाकर आप ये पहले माइंड में सोच के जाएँगे, या चलिए वहाँ जाके भी अगर आप सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट क्या होता है, या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट क्या होता है, लेकिन बैंक पे जाके आपको ये चीज़ पहले ओपन अकाउंट करवाने से पहले वो आपके साथ पहले जो भी लेडी या जो भी आपके सामने बैठे होंगे रिप्रेजेंटेटर्स, ठीक है, सेल्स, वो आपके साथ आपको पहले पूछेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, आपकी नीड पूछेंगे, आपसे पैसे पूछेंगे कि आपने कितने पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं, आप किन बेसिस पे हमारे पास बैंक में आएँगे, कब-कब आपको पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं, आपकी नीड क्या है। तो वो पूछने के बाद आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, या आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, या आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खुलवाना है। ठीक है? ये आपने चूज़ कर लिया।
मैं अब जो डिस्कशन करूंगा अकॉर्डिंग टू दैट कि किसी में किसी की जरूरत पड़ती है और किसी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट में कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। ओके जी, अब आपने डिसाइड कर लिया। सेकंड स्टेप अब क्या करना है कि उसके बाद वो आपको बैंकर कहता है कि ठीक है भाई, हम आपका अकाउंट खुलवा देते हैं। वो आपको एक एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, इट्स नॉट बैंक, इट्स एप्लीकेशन ब्लैंक, कि आपको वो एक फॉर्म देता है और उसको आपको फिल करने के लिए कहता है कि इसे फिल कीजिए, इसके अंदर डिटेल्स लिखिए। वो डिटेल्स कौन सी होती है? वो आपका नाम, आपका फादर नेम, आपके मदर नेम या आपके एड्रेस, ठीक है? आपकी अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब के बारे में लिखेंगे, अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स, अपने नाम, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है? ये सारी की सारी सिटी, बर्थ, ये सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल में जगह-जगह पे जहाँ कॉलम्स बने होंगे वहाँ उसको आपको फिल करना होगा। फिर वो फिल करने के बाद जो है बैंकर आपको जो है क्या करता है, दूसरी चीज़ देता है, दैट इज़ रेफरेंस कार्ड। रेफरेंस कार्ड के अंदर क्या करता है कि वो आपसे 2 सिग्नेचर करवाता है। 2 सिग्नेचर करवा के वो आपको वो सिग्नेचर का मकसद क्या होता है, ये रेफरेंस कार्ड क्यों बनवाया जाता है? रेफरेंस कार्ड इसलिए बनवाया जाता है, आपसे 2 साइन इसलिए करवाए जाते हैं, ताकि कल को आप जो है कोई भी पेमेंट करते हैं, वाया चेक करते हैं या कोई भी पे ऑर्डर होता है या कोई भी प्लेन स्लिप, अगर आप कोई डिपॉजिट स्लिप अगर आप लेकर आते हैं, उसके अंदर आपका साइन देखा जाता है कि आइदर ये इसी बंदे का साइन है या ये कोई और बंदा है, ठीक है? तो अब बैंक अपनी वेरिफिकेशन के लिए वो रेफरेंस कार्ड में आपसे साइन करवाता है, इवन हो सकता है वो आपसे थंब भी लगवाए, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो सिग्नेचर उनको करना नहीं आता है, तो वो बाय थंब जो है वो अपनी पेमेंट्स करते हैं, तो उनसे वो थंब करवाएँगे तो, ठीक है? ये हो गया 3 चीज़ें ये हो गई कि उसने शुरू-शुरू की रिक्वायरमेंट पूरी की है, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा वो कि आपसे वो रेफरेंस माँगेगा कि आपसे पूछेगा कि आप किसके कहने पर यहाँ पर आए हैं, ठीक है? क्या आपका कोई ऑलरेडी कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई ब बहन, कोई दोस्त जो है यहाँ पर उसका ऑलरेडी यहाँ पे कोई अकाउंट है? क्या वो, अगर मैं एचबीएल की बात करूँ, क्या आपके कोई फैमिली में मेंबर कोई है जो एचबीएल यूज़र हो? क्या वो आपके साथ आ सकता है? क्या वो यहाँ पर आके वेरीफ़ाई कर सकता है कि आप एक ऑथेंटिक बंदे हैं? ठीक है? ये बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए करता है। लेकिन अब जो है ना थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं किसी रेफरेंस को नहीं भी लेके जाते, तो आपके बिहाफ़ पे जो है वो बैंकर ही जो होता है वो आपकी जगह आपका रेफरी बन के उसको साइन कर देता है। वो आपका कि मैं तुम्हारी रेफरेंस मैं वेरीफ़ाई कर देता हूँ कि तुम बंदे ऑथेंटिक हो, ठीक है? क्योंकि आजकल जो है आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो कोई भी बैंक जो है ना वो कोशिश करता है कि कस्टमर को यहाँ से वापसी ना जाने दिया जाए। तो वो किसी तरीके से अगर कोई अपने साथ नहीं भी लेकर आया होता रेफरी को, तो वो खुद ही उसका रेफरेंस बन के उसको साइन कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर। उसके बाद वो जो है ना वहीं पर जो आपने डिटेल्स दी होती है वो उसको टाइप करता है, अपने जो भी इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें वो डाटा डाल के वो आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट कर देगा कि ये आज से आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? वो अभी ओपन नहीं हुआ था, लेकिन बस एक अकाउंट नंबर होता है कि ये इस बंदे का अकाउंट है, ठीक है? मतलब अभी उसमें कोई पैसे नहीं है, वो सिर्फ आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है जी? अभी वो एक्टिव कब होगा, जब आप उसमें पेमेंट कराएँगे, ठीक है? तो अभी उसने एक अकाउंट नंबर आपको एक अलॉट कर दिया, अब आप जो है एक एचबीएल यूज़र बन चुके हैं। अब उन्होंने आपको एक एचबीएल, एमसीबी बैंक यूज़र या यूनाइटेड बैंक के हो गए हैं, या मीज़ान बैंक का है या फैसल बैंक का, किसी भी बैंक का अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया, फिर वो आपको एक अकाउंट नंबर जो है वो दे देता है कि ये आपका अकाउंट नंबर है आज से, और आप आज से जो है आप हमारे यूज़र हैं। उसके बाद क्या करता है कि वो इस पेमेंट को करने के इस प्रोसेस को, इस अकाउंट नंबर को प्रोवाइड करने के बाद आपको एक स्लिप देता है, जिसको पे इन स्लिप कहा जाता है, या एक आसान अल्फाज में डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है, जो कि अगर आप किसी बड़े के साथ या किसी के साथ भी आपने बैंक में विजिट किया हो, तो एक व्हाइट कलर की ज़्यादातर व्हाइट कलर की स्लिप होती है, और उसकी वो 2 पेजेज़ में मुश्तमिल जो है वो स्लिप होती है। और उसके अंदर आपको ऊपर वाले साइड को फिल करना होता है, और जब आप फिल करते हैं तो वो ऑलरेडी वो नीचे भी वही चीज़ प्रिंट हो जाती है, ट्रेस हो जाती है, जैसे कि आप बचपन में ट्रेस पेपर की तरह ट्रेस पेपर यूज़ करते थे, इस तरीके से वो जो डिटेल्स आप उसमें लिखते हैं वो नीचे दूसरे में भी ट्रेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक का टाइटल लिखा हुआ होता है, बैंक की स्टैम्प लगी हुई होती है, इससे ये पता चलता है कि ये इस बैंक की डिपॉज़िट स्लिप है, ठीक है? उसमें स्लिप नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है? उसके बाद वो आपको देने के बाद आप उसमें पेमेंट लिखते हैं कि आपने कितने डिपॉज़िट करवाने हैं, तो फिर आप वो पेमेंट करने के बाद डिपॉज़िट करवाते हैं, ठीक है?
उस डिपॉजिट स्लिप के साथ बाय बाय साइनिंग इट, ठीक है, आप उसको साइन करते हैं, आप कैश डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो भी लाइन लगी हुई होती है आपको पता है, वो उनका काम सिर्फ यहीं तक होगा कि आपको स्लिप देके वो फिल करवा के डेट सेट, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ जाके पैसे डिपॉजिट करवा दें। आप कैश काउंटर पे जाएँगे, कभी-कभार ये भी होता है कि वो वहीं पर प्रोसेस कर लेते हैं, वहीं पे वही पैसे आपसे मतलब कि डिपॉज़िट ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं पेमेंट, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको, अगर कोई और लाइन में बैठे हुए हैं कस्टमर, तो वो आपको क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आप जो है ये पेमेंट करवा के आप ये लाइन में लग जाएँ, और आप पेमेंट कराएँ, उसके बाद मेरे पास आ जाइएगा, ताकि हम तब तक दूसरे कस्टमर को कैटर कर दें, डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो यही होता है कि आप कैश डिपार्टमेंट में जाकर ही, कैश डिपार्टमेंट का काम होता है जो ये पेमेंट्स को रिसीव करना। फिर वो क्या करते हैं कि जब आप उस लाइन में लगते हैं, वो आपसे पेमेंट लेता है, उसको वेरीफाई करता है कि हाँ, ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक है, वो इसका अकाउंट यहाँ बन चुका है। वो पेमेंट लेने के बाद उसपे साइन और स्टैम्प करके आपको जो है एक स्लिप अपने पास रख लेता है और एक स्लिप आपको दे देता है, जिसमें आपके पास एक सबूत होता है कि मैंने ये पेमेंट इस तारीख को, इस डेट को प्रिंटेड, पहले स्टैम्प होती थी, अब प्रिंटेड स्टैम्प भी आ गई हैं, जो कि वो एक मशीन में डालते हैं और वो मशीन जो है प्रिंटेड स्टैम्प उसपे स्लिप पे करके आपको दे देता है। उसके बाद क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ चेक बुक। उसके बाद क्या होता है कि आपको चेक बुक, या अगर आपने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो जो है विद इन अ वीक जो है आपके जो आपने एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस पे आपके पास पहुंच जाती है वो चेक बुक। ठीक है, वो हमेशा अकाउंट बनने के 1 हफ्ते के बाद आपको रिसीव होते हैं, और उसकी एक चार्ज होती है, फिक्स चार्ज होता है, जो कि आपको एआरडी आपको पे करना होता है, वो चेक बुक हो या डेबिट कार्ड हो, आपको दोनों की पेमेंट करनी पड़ती है ईयरली, ठीक है? चेकबुक का ये होता है कि वो वन टाइम पेमेंट होती है शायद, ठीक है? और जो डेबिट कार्ड होता है उसकी फिक्स होती है, क्योंकि वो आप कंटीन्यूअसली इस्तेमाल में उसको कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपकी कंटीन्यूअसली जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी चार्ज है ₹1200 ₹1300, तो वो हर ईयरली ₹1200 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जो ये बुक होती है, ये 25 पेजेज़ पे मुश्तमिल होती है। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वालों को सिर्फ मिलती है, फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट वालों को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पैसे फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइम के पीरियड के लिए फिक्स्ड होते हैं, फ्रीज़ होते हैं, इसलिए वो उस टाइम तक पेमेंट कर ही नहीं सकते। डिपॉज़िट नहीं, विथड्रॉ नहीं करवा सकते, तो इसलिए उनको चेक बुक भी नहीं दी जाती। अच्छा, ये सारे प्रोसेस के दौरान एक्साइज़ ड्यूटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब कि आप हर चीज़, जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी करते हैं, तो साथ में लिखा ज़रूर होता है कि इतना टैक्स है, 12% टैक्स कटा है, 5% टैक्स कटा है। इवन अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट भी अगर आपको मिलता है, तो वो भी अगर अगर मंथली अगर आपको ₹10,000 भी आपको प्रॉफ़िट आ रहा है, तो उस प्रॉफ़िट में से 10% 5% जो है वो प्रॉफ़िट काट लेती है गवर्नमेंट ऑटोमैटिकली हर चीज़ पे। वो चेक बुक पे भी काटती है, शुरू में भी काटती है, और वो कंटीन्यूअसली हर ईयरली आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ टैक्सेशन जो है वो होती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लाज़मी है, ठीक है? ये हर अकाउंट होल्डर को ये टैक्स जो है ये पे करना पड़ता है। लास्ट वन है कि एनक्लोजर्स की कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके साथ लगने होते हैं, वो आपकी सीएनआईसी कॉपी हो सकती है, वो आपसे लें, और हो सकता है कि वो आपसे आपके घर का बिल माँगे, ठीक है? वो भी आपसे माँग सकता है, ठीक है? और कुछ-कुछ जगह पे होता है कि वो आपसे पिक्चर्स माँगे कि अपनी एक पिक्चर्स हमें चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर माँगे आपसे शायद, कि 2-3 पिक्चर्स दो, लेकिन अब वो नहीं, एब्सोल्यूट हो गया, पिक्चर्स नहीं माँगी जाती हैं, सिर्फ सीएनआईसी पे आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक है? अब इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देखिए, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप कोई करंट अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। करंट अकाउंट खुलवा सेविंग अकाउंट बहुत ईज़ी होता है खोलना, ठीक है? उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप कोई करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बिज़नेस के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट बेसिकली बिज़नेस के लिए बनाया जाता है। तो उसके अंदर आपको बिज़नेस का लेटर हेड प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर वो पार्टनर्स हैं 2-3, तो वो पार्टनर्स की डिटेल्स होंगी, ठीक है? उसकी लोकेशन होगी, ठीक है? उसके बाद काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आपको ऐड ऑन करके, अगर आपके पास एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, उनकी पेमेंट्स आप अपने अकाउंट से करवाना चाहते हैं कि हर मंथली जो है वो पेमेंट्स जो है बैंक के ज़रिए हो जाएँ, तो एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स उस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की बढ़ जाती है। तो ये है कुछ के प्रोसेस, जिससे आपको गुज़र के अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। ठीक है जी? ये 10 है,
ठीक है? इससे भी ज़्यादा बीच में कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको बीच में ना फेस करनी पड़े, ठीक है? और कुछ हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा एडिशन तरीके से ऐड हो जाए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्योंकि कभी-कभार कुछ रेयर केसेस भी होते हैं, जिसके अंदर जो है चीज़ें थोड़ी-सी ट्रिकी हो जाती हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ के शहरी नहीं हैं, आप कराची के नहीं हैं, ठीक है? तो फिर वो कोशिश और आप तो फिर क्या करेंगे कि वो आपसे उधर की चीज़ें माँगेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में रह रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दूसरे पंजाब का है, तो फिर वो उस लिहाज़ से आपसे डिटेल माँगेंगे, ठीक है? तो वो वेरीफ़ाई करते हैं, वो फ़ौरन से आपका अकाउंट नहीं खोलते, ठीक है? तो इस तरह की छोटी-मोटी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वेरी करती रहती हैं। लेकिन ये जो 10 मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई हैं, ये जो प्रोसेस बताया है, ये स्टैंडर्डाइज़्ड है। ये हर बैंक अकाउंट इस प्रोसेस से ज़रूर गुज़रता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कन्फ्यूजन हो रही है या कुछ वेबसाइट खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी ऐसा सवाल है, क्वेरी है जो कि आपको मेरे नोट्स में नहीं मिली, मेरे लेक्चर्स में नहीं मिल रही है, फिर भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमें जॉइन करो, वन ऑन वन आके कुछ भी हमसे सवाल कर सकते हैं। हम इनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके सवालों का जवाब दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।